स्टूडेंट्स, ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुजीनी वंशागति। तो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने चैप्टर 5 चैप्टर का कि बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। तो देखिए, इस शब्द का मतलब होता है बहुजीनी का। पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन। जब जैसे जीन 1, जीन 2, जीन 3 ये सभी मिलकर किसी एक लक्षण को कंट्रोल करें। तो जब बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं तो उसे हम कहते हैं बहुजीनी वंशागति। तो देखिए, इसका मतलब है कि कई जीवों में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो 3 या अधिक जीनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। 3 या अधिक जीनों द्वारा वो कंट्रोल होते हैं। ऐसे लक्षणों को हम क्या कहेंगे? बहुजीनी लक्षण। 2 जीन तो होते हैं जिसमें एक प्रभावी और एक प्रभावी होता है, ये तो हमने देखा था। लेकिन अगर किसी लक्षण को 3 और 3 से अधिक जीन उसको कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, तो ऐसे लक्षणों को तो हम कहेंगे बहुजीनी लक्षण। जैसे मनुष्य की लंबाई है, तो मनुष्य की लंबाई जैसे एक तो बहुत ज़्यादा लंबा और एक बहुत ज़्यादा बौना है, लेकिन इनके बीच में भी बहुत सारी लंबाई के मानव होते हैं। तो उन जो लंबाई के जो मानव होते हैं उनका जो लंबाई का नियंत्रण है वो अलग अलग यानी एक से ज़्यादा जीनों के द्वारा किया जाता है, ये सिद्ध हो चुका है। इसी तरह से मानव की त्वचा का रंग जैसे एक तो बहुत गहरा काला होता है और एक बहुत गहरा गोरा होता है, और इन दोनों के बीच में भी बहुत सारी त्वचा का कलर होता है। तो उन त्वचा के कलर का निर्धारण भी किसी अन्य जीनों के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से जैसे मानव का आईक्यू है, तो आईक्यू की रेंज भी एक काफ़ी बड़ी रेंज होती है। तो एक उच्च हाई लेवल का आईक्यू और एक निम्न लेवल का आईक्यू, इनके बीच में जो रेंज होती है उसमें कई तरह के आईक्यू होते हैं, तो उनका निर्धारण भी कुछ अलग जीनों के द्वारा होता है। इसी प्रकार मानव का रक्तचाप जो रेंज होती है, जैसे अपन नॉर्मल 120/80 मानते हैं, फिर 140 भी हो सकता है या 60 भी हो सकता है। तो 60, 70, 80, फिर जैसे डायस्टोलिक की बात करें, सिस्टोलिक की बात करें, तो उनकी अलग अलग रेंज होती है। तो रक्तचाप भी हर मनुष्य का लगभग अलग अलग होता है। तो ये इसका निर्धारण भी कुछ अन्य जीनों द्वारा होता है। तो कहने का मतलब है ऐसे कुछ लक्षण है जिनका नियंत्रण 3 या 3 से अधिक जीनों द्वारा होता है। तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे बहुजीनी वंशागति, यानी 3 से अधिक जीनों वाली वंशागति। तो हमने 3 जीन तो जैसे ब्लड की देखी थी, और उससे ज़्यादा हो रही तो वो बहुजीनी वंशागति के अंतर्गत आती है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन। देखिए कि जब 3 या अधिक जीनों द्वारा किसी लक्षण की वंशागति नियंत्रित होती है तो उसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बहुजीनी लक्षण के फिनोटाइप में प्रत्येक युग्म विकल्पी जो होता है एलील, उसका अपना अपना योगदान होता है। चाहे वो 3 जीन हो चाहे 4 हो, सबका योगदान आएगा इसमें। अर्थात प्रत्येक एलील का प्रभाव है वो योजी होता है। योजी का मतलब है वो उसका प्रभाव उसमें जुड़ता चला जाता है और नया एक लक्षण उत्पन्न होने लगता है। तो बहुजीनी लक्षण जब आते हैं तो उन सब प्रत्येक युग्म विकल्पी का अपना अपना जो लक्षण होता है उसका योगदान होता है, और वो योगदान है वो जुड़ता चला जाता है और एक नया लक्षण अपन को देखने को मिल जाता है। तो अब अपन एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मनुष्य की त्वचा का जो रंग है का उदाहरण लेकर हम बहुजीनी वंशागति को समझ सकते हैं। तो देखिए, इसमें है कि मानव में गहरे काले रंग के व गहरे गोरे रंग के बीच में भी त्वचा के अनेक रंग होते हैं। जैसे गहरा काला रंग और गहरा गोरा रंग, इनके बीच में बहुत सारे त्वचा के कलर पाए जाते हैं। तो इनके बीच में जो कलर है, जैसे अपन मान लें कि गहरे काले को अपन मान लें कि कैपिटल मान लें, इसको गहरे गोरे को अपन स्मॉल लेटर में ले लें। तो उनके बीच में भी त्वचा के काफ़ी कलर है, तो उनका निर्धारण कौन करता है? तो जाहिर सी बात है उनका निर्धारण किसी अन्य जीन के द्वारा हो सकता है। तो माना जाता है कि मनुष्य की त्वचा के रंग के लिए 3 जीन ABC उत्तरदायी है। देखिए, 3 जीन उत्तरदायी है, वो है ABC। और इनके जो प्रभावी एलील होते हैं वो इनको कैपिटल लेटर में होते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये प्रभावी एलील है। और इनके अप्रभावी युग्म विकल्प यानी एलील होते हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो इस तरह से 3 जीन हो गई जो मनुष्य की त्वचा का रंग का निर्धारण करेगी।
अब अगर ये देखो किस तरह से त्वचा का निर्धारण करेंगे। अगर इनके प्रभावी जो एलील है जैसे ABC त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते हैं। जब ये प्रभावी एलील आ जाते हैं यानी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, तब तो त्वचा का गहरा यानी काला रंग बनेगा। लेकिन जब अप्रभावी एलील आते हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, तो त्वचा के उजले यानी गोरे रंग के लिए उत्तरदायी है। तो अगर ये कैपिटल लेटर में आते हैं, प्रभावी एलील आते हैं तो गहरा रंग बनेगा। अगर स्मॉल लेटर में आते हैं तो ये उजला या गोरा रंग का बनेगा। अब लेकिन अगर ये विषम युग्म जी आए, ए कैपिटल आ जाए कि स्मॉल आए, तब क्या बनेगा? तो देखिए यथार्थ सभी प्रभावी एलील का जीनोटाइप कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C है। तो ये सभी प्रभावी एलील का जीनोटाइप ये है तथा इससे सबसे काला व्यक्ति बनेगा। अगर जिस व्यक्ति का जीनोटाइप ये है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C दोनों, तो ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा काले रंग का होगा। इसी तरह से अप्रभावी एलील है जैसे स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल c, तो ये जो व्यक्ति है वो सबसे गोरे रंग का या हल्का रंग का होगा। अब अगर ये इनके बीच में एक कैपिटल है और एक स्मॉल है यानी एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, तब क्या बनेगा? तो 3 प्रभावी और 3 अप्रभावी एलील यानी विषम युग्मजी अवस्था में आ जाएं और उनका जीनोटाइप कुछ इस तरह से हो, कैपिटल A हो, फिर स्मॉल a, फिर कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। तो इस स्थिति में देखा गया कि व्यक्ति की त्वचा का रंग है वो मध्यवर्ती होता है। और इनके अलावा जब इनके डिफरेंट जब युग्म विकल्प मौजूद होते हैं तो उनका योगदान जुड़ता चला जाता है और अलग अलग कलर के व्यक्ति या त्वचा वाले कलर के व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे मानव की त्वचा का रंग है उसका निर्धारण भी 3 या 3 से अधिक जीनों के द्वारा होता है। तो ये एक बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। इसी तरह से इसको थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं हम। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति से मनुष्य की त्वचा का रंग गहरे काले और गहरे गोरे रंग के बीच का कोई भी रंग हो सकता है। तो जब इनमें से कोई भी एलील उपस्थित होता है उस हिसाब से त्वचा का रंग बनता जाएगा। देखिए हम नोट डाल के लिखा है कि बहुजन्य वंशागति को मात्रात्मक वंशागति या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्योंकि अब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या मात्रात्मक क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें हर विकल्पी का एक निश्चित मात्रा या उसका योगदान होगा। क्योंकि बहुजीन्य वंशागति में 3 या अधिक जीन किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। तथा इस लक्षण में प्रत्येक युग्म विकल्पी एलील का मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव मात्रात्मक योगदान प्रदर्शित होता है। तो प्रत्येक युग्म विकल्पी का मात्रात्मक क्वांटिटेटिव योगदान होने के कारण इसे हम मात्रात्मक वंशागति भी कहते हैं, बहुजन्य वंशागति को। तो सीधी सी बात यही है कि यदि किसी लक्षण का नियंत्रण 3 या 3 से ज़्यादा जीन करती है तो ये भी मेंडल का अपवाद है, ये बहुजन्य वंशागति है, ये मेंडल के नियमों के अपवाद हैं। इसलिए कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका नियंत्रण है वो 3 या 3 से ज़्यादा जीन करती है। तो मेंडल ने तो ये बताया था कि एक लक्षण का नियंत्रण एक जीन करती है और उस जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जीनों की संख्या भी ज़्यादा है, 3 या 3 से ज़्यादा। नेक्स्ट है, ये था बहुजन्य वंशागति। और नेक्स्ट अपवाद पढ़ेंगे अपन मेंडल के नियमों का, वो है बहुप्रभाविता, जिसको पेलियोट्रोपी भी कहते हैं। बहुप्रभाविता तो कहने का मतलब है, बहुप्रभाविता का मतलब है हम बहु यानी अनेक और प्रभावी यानी प्रभाव प्रदर्शित करना। हम देखते हैं कि एक जीन या एक लक्षण है वो एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ जीन क्या करती है, एक जीन को ही प्रभावित नहीं करती है, उसके साथ साथ कुछ अन्य लक्षणों को भी प्रभावित करती है। तो उसी हम कहेंगे बहुप्रभाविता, यानी जब कोई जीन एक लक्षण के अलावा अन्य लक्षणों को भी प्रभावित करती है, अन्य लक्षणों को भी फिनोटाइप में प्रदर्शित करती है, तो हम ये मानते हैं कि वो जीन है वो बहुप्रभावी है, यानी एक से ज़्यादा उसका प्रभाव लक्षणों पर पड़ता है। तो जब एक कोई जीन है, उस जीन का हम कह रहे हैं कि एक लक्षण पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये तो एक नॉर्मल बात होगी, लेकिन इस जीन का प्रभाव है किसी दूसरे लक्षण पर भी पड़ रहा है,
किसी तीसरे लक्षण पर भी पड़ रहा है, किसी चौथे लक्षण पर भी पड़ रहा है, तो एक जीन का प्रभाव एक से ज़्यादा लक्षणों पर पड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुप्रभाविता। देखिए, सामान्यतः एक जीन मुख्य रूप से केवल एक ही लक्षण को नियंत्रित या प्रभावित करता है। ये एक अपना नियम है कि एक जो जीन होती है वो एक लक्षण को कंट्रोल करती है, लेकिन कुछ जीन ऐसी होती है जो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। कुछ जीन ऐसी है जो एक से ज़्यादा लक्षणों को प्रभावित कर रही है। और बहुजीनी में क्या था? उसमें तो क्या था, एक लक्षण को बहुत सारी जीनें प्रभावित करती है। यहाँ पर उसका थोड़ा अलग है, यहाँ पर एक जीन एक से ज़्यादा लक्षणों को प्रभावित करती है। ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं तो उन्हें बहुप्रभावी जीन कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को बहुप्रभाविता कहलाती है, या इसको यह प्रक्रिया बहुप्रभाविता कहलाती है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि एक जीन है, वो जीन एक लक्षण एक को भी प्रभावित कर रही है, फिर दूसरे लक्षण को भी प्रभावित कर रही है, फिर तीसरे लक्षण को भी प्रभावित कर रही है, चौथे लक्षण को भी प्रभावित कर रही है। तो जीन तो एक ही है, लेकिन वो एक से ज़्यादा लक्षणों को प्रभावित कर रही है, यानी एक से ज़्यादा लक्षणों को कंट्रोल कर रही है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, इसकी परिभाषा को, कि जब अकेली जीन है, एक जीन है, वो अनेक लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप को प्रकट करता है। तो हम देखते हैं कि एक जब जीन होती है तो वो एक ही फिनोटाइप प्रदर्शित करती है, एक ही लक्षण प्ररूप, लेकिन वो एक से ज़्यादा लक्षण प्ररूप प्रकट कर रही है, यानी एक से ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न कर रही है। तो जब एकल जीन अनेक लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप प्रकट करता है तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं, तथा ये प्रक्रिया बहुप्रभाविता कहलाती है। इस बहुप्रभाविता का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, एक जीन एक से ज़्यादा लक्षणों को कैसे प्रभावित करती है और क्यों करती है? तो अभी तक मेंडल ने तो ये बताया था कि एक जीन और एक लक्षण, ये एक नॉर्मल बात थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जीन एक से ज़्यादा लक्षणों को भी कंट्रोल करती है, उनको प्रभावित करती है। तो ये भी एक मेंडल के नियमों का अपवाद है। देखिए, बहुप्रभाविता जो होती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है जीन का जो उपापचयी परिपथ है, मेटाबॉलिक जो पाथवे है, उस पर प्रभाव पड़ना। तो जब जीन में कोई गड़बड़ी आती है और उसका जो मेटाबॉलिक पाथवे उपापचय परिपथ होता है उसमें भी कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ प्रभाव पड़ता है, तो उसके कारण से नए फिनोटाइप उत्पन्न होने लगते हैं। तो उपापचयी परिपथ प्रभावित होने पर अनेक लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही है कि जीन का जो उपापचयी परिपथ है वो प्रभावित हो गया और उसके कारण से मुख्य लक्षण के अलावा अन्य लक्षण प्ररूप भी उसके अंदर प्रकट होने लगे। तो इसका अपन एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। बहुप्रभाविता के हम उदाहरण देखते हैं। तो बहुप्रभाविता का देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है मनुष्य में होने वाला फिनाइल कीटोन यूरिया नामक आनुवांशिक विकार बहुप्रभाविता का उदाहरण है। ये याद रखिएगा, फिनाइल कीटोन यूरिया। तो ये एक विकार है जो कि मनुष्य में पैदा होता है, ये बहुप्रभाविता का कारण है। तो ये है क्या? देखिए, फिनाइल कीटोन यूरिया एक अप्रभावी अलिंगी गुणसूत्र नंबर जो 12 होता है उसका विकार है। मतलब गुणसूत्र नंबर जो 12 होता है उस पर जीन जो होती है, उस जीन में गड़बड़ी होती है, उसमें कुछ बदलाव आता है, और वो जो जीन होती है वो कैसी होती है? अप्रभावी होती है। कैसी होती है? अप्रभावी। और ये अलिंगी गुणसूत्र होता है उसमें, और कौन सा नंबर का? 12 नंबर का जो गुणसूत्र होता है अलिंगी गुणसूत्र। अलिंगी को अपन क्या कहते हैं? ऑटोसोम भी कहते हैं, ऑटोसोम। तो ऑटोसोम भी कहते हैं इसको, अलिंगी को। तो अप्रभावी ऑटोसोम के कारण है, गुणसूत्र नंबर 12 में ये गड़बड़ी के कारण है, जो एक जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें होता क्या है? देखिए, इसमें गुणसूत्र 12 में इस जीन में अगर गड़बड़ी हो गई तो होगा क्या कि इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल, ये एक अमीनो अम्ल होता है, जैसे 20 अमीनो अम्ल होते हैं हमारे लिए, तो उसके अंदर इसमें भी एक अमीनो अम्ल होता है फिनाइल एलेनिन। ये क्या करता है? ये नेचुरली एक अन्य अमीनो अम्ल जिसका नाम है टायरोसिन, उसमें चेंज होता रहता है। तो
तो फिनाइल एलेनिन अमीनोमल को टायरोसिन अमीनोमल में बदलने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है। तो होता क्या है कि जब गुणसूत्र नंबर 12 के इस एलिंगी अप्रभावी जीन के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो फिनाइल एलेनिन अमीनोमल को टायरोसिन में बदलने वाला जो एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये उत्पन्न ही नहीं हो पाता है, या ये उत्पन्न होता है तो इसकी आकृति चेंज हो जाती है। तो ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन अमीनोमल में चेंज नहीं कर पाता है। तो होगा क्या, फिनाइल एलेनिन अगर टायरोसिन में चेंज नहीं होगा तो शरीर के अंदर फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो होगा क्या, जिसके कारण शरीर में फिनाइल एलेनिन अमीनोमल की मात्रा इकट्ठी होने लगती है, एकत्र होने लगता है। इसके एकत्र होने से मानसिक दुर्बलता आ जाती है, मानसिक दुर्बलता आने लग जाएगी, मानसिक मंदन होने लग जाएगा। अब देखिए ये बहुप्रभाविता कैसे है कि ये हम इसके फिनाइल एलेनिन के जमाव से, जिसको फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिनाइल एलेनिन है वो कई तरह के कीटोन काय में बदलने लगता है, और फिर ये यूरिया के अंदर भी चेंज होने लग जाता है। तो फिर ये मूत्र में भी आने लगता है, तो मस्तिष्क में भी जमने लगता है, और वहाँ पर मानसिक दुर्बलता का कारण बनता है। अब ये तो इसका मुख्य लक्षण है कि फिनाइल कीटोन यूरिया का मानसिक दुर्बलता। अब इसके साथ साथ देखो बालों का कम होना और त्वचीय रंजन, त्वचा पर भी कुछ धब्बे या रंजन हो जाता है, उस पर धब्बे होने लग जाते हैं। ऐसे फिनोटाइप लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। तो मानसिक दुर्बलता के साथ जो बालों का कम होना और त्वचीय रंजन जैसे फिनोटाइप उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये दिखाते हैं कि ये इसकी जो जीन थी वो मानसिक दुर्बलता के साथ साथ बालों का कम होना और त्वचीय रंजन जैसे अन्य लक्षणों को भी प्रभावित कर रहा है। तो इस कारण से बहुप्रभाविता का उदाहरण है जिन्हें इस जीन का ही प्रभाव माना जाता है। तो मानसिक दुर्बलता के साथ जो अन्य लक्षण प्रकट हुए, जैसे बाल कम होने लगे, त्वचा पर धब्बे बढ़ने लगे, तो ये एक बहुप्रभावी जीन का उदाहरण है। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण और है कि मानव में होने वाला आनुवांशिक रोग है दांत्र कोशिका रक्ताल्पता, इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम कंप्लीट विस्तृत रूप से इसी पार्ट के वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट का टॉपिक है इस पार्ट का, तो इसमें पढ़ेंगे अपन इसको कंप्लीट पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये भी एक बहुप्रभाविता का उदाहरण है। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो आरबीसी होती है ये हंसियाकार हो जाती है और फिर हीमोग्लोबिन का परिवहन नहीं कर पाती है, तो हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये भी बहुप्रभाविता का एक अच्छा उदाहरण है। तो आज हमने बहुजीनी और बहुप्रभाविता को पढ़ा है, तो आप इसको लिख लें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में आने लायक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।